सपोज कर लो एज ए कॉन्ट्रैक्टर अगर आप कोई काम करना चाहते हो, आपने कोई सपोज कर लो कोई एक ब्रिक मेजनरी की वॉल, बाउंड्री वॉल ही बनानी है, तो बाउंड्री वॉल बनाने के लिए आप अर्थवर्क इन एक्सकवेशन करोगे, आप उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो, आप पीसीसी ले करोगे उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो, आप ब्रिक मेजनरी फाउंडेशन में लगाओगे उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो। अब इन चीजों की क्वांटिटी आपको पता है कि हाँ भाई इतने क्यूबिक मीटर काम होना है। जब आपने उसका बिल रेज करना है, बिल रेज करोगे मतलब उसका बिल बना के दोगे काम करने के बाद, है ना। तो बिल बिल के अंदर उसका आइटम का रेट भी तो लगाओगे। अगर सपोज कर लो अर्थवर्क, अगर अर्थवर्क सपोज कर लो 100 सीएफटी, आपने क्यूबिक मीटर में काम करना है, सपोज कर लो अगर सीएफटी में 500 क्यूबिक फीट अर्थवर्क एक्सकवेट करनी है, उसका रेट लग गया 15 रुपए सीएफटी। अब ये 15 रुपए कहाँ से आया? ये रेट एनालिसिस से आता है कि उस कंस्ट्रक्शन की आइटम को रेट कितना, उसका एक्चुअल पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ती है, वो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? सुनो, हाँ जी। अब देखो जब हम किसी भी आइटम का कॉस्ट तय करते हैं, सपोज कर लो ब्रिक मेजनरी की कॉस्ट तय करते हैं, तो हम उसके अंदर मटेरियल की कॉस्ट भी डालते हैं। मटेरियल क्या लगता है? ब्रिक्स लगती हैं, सीमेंट मोटार, सीमेंट मोटार में सीमेंट, सैंड, पानी सब लगता है, और उसको बनाने के लिए लेबर लगती है। तो ये मटेरियल की कॉस्ट भी और लेबर की कॉस्ट भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन की आइटम का रेट एनालाइज करने के लिए। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे, टू डिटरमिन द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क, क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर्स, उनकी क्वांटिटीज और उनका रेट, हम एंड देयर कॉस्ट, इसको हम टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर एनालिसिस ऑफ रेट। अब जब भी सपोज कर लो किसी कोई ठेकेदार है, ठेकेदार ने सपोज कर लो कोई काम, अगर गवर्नमेंट एजेंसी ने काम कराना है, पीसीसी ले करानी है, तो पीसीसी ले कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफर करती है कि हम कितने 3500 रुपए पर क्यूबिक मीटर दे देंगे। अगर सपोज कर लो 148 की पीसीसी है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर भरना होता है कि वो कितने में काम करेगा, कॉन्ट्रैक्टर ने अपना रेट एनालाइज करना होता है। वो रेट एनालाइज इस हिसाब से कैसे करेगा वो हम डिटेल में पढ़ेंगे रेट एनालिसिस में। उसके अंदर वो अपना प्रॉफिट भी हमेशा जोड़ता है, फ्री में कोई काम नहीं करता। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो है 10% जोड़ा जाता है स्टैंडर्ड। ये आपने याद रखना है, ए प्रॉफिट ऑफ 10% फॉर द कॉन्ट्रैक्टर इज इंक्लूडेड इन एनालिसिस ऑफ रेट। अगर गवर्नमेंट टेंडर फ्लोट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफर कर रही है कि मैं 3500 रुपए क्यूबिक मीटर देंगे, तो 3500 रुपए में 10% ठेकेदार का प्रॉफिट गवर्नमेंट के रेट एनालिसिस में जुड़ा होता है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर जब बनाता है अपना टेंडर करता है रेट, तो वो देखता है कि मैं कितने मिनिमम कॉस्ट में काम कर सकता हूँ। तो जब रेट एनालाइज होता है तो 10% प्रोविजन कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट की हमेशा रखी जाती है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, आवाज आ रही है? स्टूडेंट रिप्लाई किया करो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है, अब सपोज कर लो अगर गवर्नमेंट टेंडर निकाल रही है, तो वो उसका किसी भी आइटम का रेट में कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट मिनिमम 10% तो रखेगी। अब कॉन्ट्रैक्टर जब बिड लगाता है अपनी, जब वो टेंडर भरता है, तो वो अपना प्रॉफिट उस हिसाब से एडजस्ट करता है कि वो कितने मार्जिन पे काम कर सकता है, 8% पे, 7% पे, 6% पे, क्योंकि फिर कंपटीशन होता है, जिसका रेट सबसे कम होता है उसको टेंडर दिया जाता है। तो हमने जो स्टैंडर्ड याद रखना है कि 10% फॉर दी, हमेशा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड होता है फॉर इन दी एनालिसिस ऑफ रेट्स। अगर ये शॉर्टे क्वेश्चन यहाँ आपके ब्लैंक्स में आ गया तो आपने 10% लिखना है। अब जो रेट एनालिसिस होता है स्टूडेंट्स, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग एनालिसिस ऑफ रेट। जब हम किसी कंस्ट्रक्शन आइटम का रेट एनालाइज करते हैं, तो कौन से फैक्टर हमने दिमाग में रखने होते हैं, या कि एनालिसिस ऑफ रेट में क्या चीजें होती हैं? दोनों सेम ही चीज है। जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं रेट के एनालिसिस को, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल। देखो अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन की आइटम का कॉस्ट निकालनी है, सपोज कर लो प्लेन सीमेंट कंक्रीट की निकालनी है, तो उसके अंदर सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, एग्रीगेट्स लगेंगे, वाटर लगेगा, और टी एंड पी सन्ट्रीज, बहुत कुछ लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, जो पूरी प्लेन सीमेंट कंक्रीट स्पेसिफाइड रेशो में, जिसमें भी रेशो में दी गई है, उसकी कॉस्ट, उसका रेट एनालिसिस। उसके अंदर सपोज कर लो अगर मटेरियल कोई ऐसी जगह पे है, जैसे कोई दूर दराज इलाकों पे है, कोई पहाड़ी इलाकों पे है, हम वहां पे नई चीजें अवेलेबल, तो उसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैरेज, कैरेज होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लोकल टैक्सेस, चुंगियां वगैरह जो भी लगती हैं, तो वो सब चीजें भी इंक्लूड करके किसी कंस्ट्रक्शन आइटम का रेट निकाला जाता है। सेकंड है कॉस्ट ऑफ लेबर।
अब जौन सी लेबर, सपोज हर एक की अलग अलग लेबर होती है, जैसे सपोज कर लो आपने सिविल वर्क करने हैं तो ब्रिक मेजनरी या ब्रिक सीमेंट प्लास्टर की अलग लेबर रहेगी। ऐसे ही अगर आपने फिनिशिंग वर्क में टाइल वर्क करना है उसकी अलग लेबर रहेगी, आपने प्लम्बिंग वर्क करना है तो उसकी प्लम्बिंग लेबर अलग आएगी। तो हर एक कंस्ट्रक्शन आइटम की लेबर अलग अलग होती है, उसकी कॉस्ट अलग अलग होती है, रेट अलग अलग होते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के किसी कंस्ट्रक्शन आइटम का अगर हमने रेट निकालना है तो जो उसको बनाने के लिए लेबर लगेगी, लेबर की कॉस्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन आइटम की कॉस्ट डिपेंड करती है। क्लियर है ये? उसके बाद नेक्स्ट आ गया टी एंड पी। हाँ जी। टी एंड पी होती है टूल्स एंड प्लांट्स। टूल्स एंड प्लांट्स मतलब अगर कोई आपने कंस्ट्रक्शन लार्ज स्केल पे करनी है, सपोज कर लो आपने कोई कंक्रीटिंग करनी है, कंक्रीटिंग के लिए आपने बैचिंग प्लांट अपनी साइड पे ही लगाना है, या आपने टिल्टिंग मिक्सर से कर लेना है, या आपने हैंड मिक्सिंग करनी है, तो उसके लिए आपको चाहिए सारा कुछ जो मिक्सिंग के टूल्स होते हैं, स्पेड वगैरह। तो वो चीजें जो सी होती हैं उन सबकी कॉस्ट, टूल्स एंड प्लांट्स की कॉस्ट उसमें कंसिडर करी जाती है। एंड सन्ड्रीज, सन्ड्रीज क्या होती हैं? सन्ड्रीज होती हैं पैटी आइटम। सपोज कर लो कि अगर आपकी जो हम कंसीडर रेगुलर बेसिस पे नहीं करते, सपोज कर लो आप ऐसे, हम गर्मियों के महीने में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पर किसी कारण अचानक उसमें बारिश आ गई, अचानक ही बदल आ गई, फिर सारी साइट हमारी, हमने ट्रेंच खोदा पड़ा, पानी भर गया उसके अंदर, अब उसको निकालने के लिए मोटरें लगानी पड़ेंगी, कोई ना कोई सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो वो अनअवॉइडेबल चीजें होती हैं जो कि हम रेगुलर बेसिस पे कंसिडर नहीं करते, पर हम उसको उसकी भी प्रोविजन लेके चलते हैं कि अगर कोई बाद में प्रॉब्लम होगी तो हमारे पास सफिशिएंट रिक्वायर्ड फंड हो ताकि हम उसको टैकल कर सके। वो सन्ड्रीज में आ जाती हैं। सन्ड्रीज जनरली जितनी लेबर कॉस्ट होती है उसका 3% होती है, आगे हम पढ़ेंगे। 3% होती है ओनली लेबर कॉस्ट सन्ड्रीज। आगे डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, जब न्यूमेरिकल करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा सन्ड्रीज की कॉस्ट कैसे लगाई जाती है। तो सन्ड्रीज अनअवॉइडेबल चीजें होती हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे कंसिडर नहीं की जाती। उसके बाद कैरेज, कैरेज होती है, कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर एक जगह से आपका रॉ मटेरियल आपकी वर्किंग साइट के नजदीक नहीं प्रेजेंट, तो आपको दूर से रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ रहा है, तो वो कैरेज कॉस्ट, उसकी भी एडिशनल कॉस्ट लग जाती है। कैरेज को हम फ्रीट भी कहते हैं, फ्रीट, FREIGHT, या इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कहते हैं। जो आने जाने का किराया होता है, भाड़ा होता है, वो सब कैरेज में आ जाती है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट देखो ये लिखा है, द प्रोविजन ऑफ 10% एज कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट मस्ट बी एडेड टू ऑब्टेन द रेट पर यूनिट ऑफ द आइटम ऑफ वर्क। अगर किसी भी वर्क का, किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क की आइटम का आपने रेट निकालना है, तो गवर्नमेंट जब रेट निकालती है उसमें 10% ठेकेदार का प्रॉफिट जरूर रख के निकालती है। ये आपने हमेशा याद रखना है। 10% प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कंसिडर्ड। क्लियर है? तो इन सब चीजों पे क्या करते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन आइटम का रेट जो है डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि किसी कंस्ट्रक्शन आइटम के रेट को अफेक्ट करती है या एनालिसिस ऑफ रेट को अफेक्ट करती है। या ये भी कह सकते हो कि ये सारी चीजें जो सी हैं कंस्ट्रक्शन की, अगर किसी आइटम का हमने रेट एनालिसिस करना है तो उसके अंदर ये सब चीजें जो है प्रेजेंट होती हैं। इट कंप्राइजेस, रेट एनालिसिस में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल होती है, कॉस्ट ऑफ लेबर होती है, टूल्स एंड प्लांट सन्ड्रीज की कॉस्ट होती है, कैरेज कॉस्ट होती है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। तो अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में से देखो स्टूडेंट्स, थ्योरी बस यही कभी कभी पूछ लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनालिसिस ऑफ रेट्स, तो आप वो कर लेना। बाकी इस चैप्टर में से आने न्यूमेरिकल, इस चैप्टर में से कम 3-4 न्यूमेरिकल आने पेपर में, 3-4 न्यूमेरिकल कल इस चैप्टर में से ही आने। इस चैप्टर में से 3 to 4 न्यूमेरिकल आएंगे। 2-3 न्यूमेरिकल छोटे क्वेश्चनों में होंगे अगर 3 घंटे वाला पेपर होता है, और एक न्यूमेरिकल बड़े क्वेश्चन में होना ही होना है 10 नंबर में। सबसे इजी चैप्टर है और सबसे सिंपल है, सबसे जल्दी होने वाला है, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी यही चैप्टर है। इसमें से पेपर में क्वेश्चन बहुत आने हैं, और साथ के साथ ये चैप्टर जो सा आपके आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा अगर आपने डिप्लोमे के बाद जॉब करनी है। ठीक है? क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। जस्ट बेसिक न्यूमेरिकल, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है, सबको इजीली समझ आ जाएंगे। सबको स्क्रीन दिख रही है? सबको हाँ स्क्रीन जी। दिख रही है? तो पहला न्यूमेरिकल हम करेंगे, ये आपकी बुक में सत्य प्रकाशन वाली श्री संजय महाजन राइटर, इसकी बुक में जो सा है 7 नंबर चैप्टर है आपका, रेट एनालिसिस। 7 नंबर चैप्टर है ये। अब स्टूडेंट देखो, ये जस्ट, अब ये मेरी राइटिंग सबको दिख रही है, ये पेज दिख रहा है सबको? हाँ जी। क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैलकुलेट द ड्राई मटेरियल फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट कंक्रीट 148 इन फाउंडेशन। मतलब हमने सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 की रेशो में जो कि फाउंडेशन में डालना है, वो बोल रहा है उस सीमेंट कंक्रीट का 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट की ड्राई मटेरियल निकालो। मतलब उस सीमेंट कंक्रीट में कितना सीमेंट लगना है, कितना सैंड लगना है, कितना एग्रीगेट लगना है, ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ड्राई मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल क्या आ जाता है, रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीसी, मतलब 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट 148 की रेशो में अगर बनाना है तो उसके लिए कितना ड्राई मटेरियल चाहिए वो कैलकुलेट करो। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, यही ड्राई मटेरियल होता है, ये हमने कैलकुलेट करना है। 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट रेशो 148 को बनाने के लिए, 1 क्यूबिक मीटर की सीमेंट कंक्रीट को बनाने के लिए कितना ड्राई मटेरियल चाहिए वो पूछ रहा है, कैलकुलेट करो। क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ जी। जब भी स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले इसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, सबसे पहले जो रेशियो गिवन होती है वो चेक करो। इसमें रेशियो क्या गिवन है, 148, ये रेशियो गिवन है, हाँ जी। 148 रेशियो गिवन। तो अब स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो रेशियो होती है उसको हम ऐड कर लेते हैं। 148, 1 + 4 + 8, इसका सम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। हाँ जी। अब आपने याद रखने हैं रेट एनालिसिस में कुछ फैक्टर्स होते हैं। अगर हमने सीमेंट कंक्रीट, किसी भी तरह का सीमेंट कंक्रीट का रॉ मटेरियल निकालना है तो उसके लिए फैक्टर यूज होता है 1.54, 1.54, ठीक है। अगर आपने सीमेंट कंक्रीट का, किसी भी रेशो के सीमेंट कंक्रीट का रॉ मटेरियल निकालना है तो उसके लिए फैक्टर यूज होता है 1.54, ठीक है।